नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 1 दिसंबर 2025 है और हम आज की कुछ बेहद ज़रूरी करंट अफेयर्स पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम विज्ञान, रक्षा, पर्यावरण और कला संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ विषय आपके लिए एक तरह से रिवीजन जैसे हों। आज की चर्चा में शामिल होंगे थैलेसीमिया के लिए जीन एडिटिंग, स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3, आईएनएस तारगिरी की खूबियां, सिम बाइंडिंग की जरूरत और भी बहुत कुछ। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खबर की। वैज्ञानिकों ने हाल ही में थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी को ठीक करने के लिए एडेनिन बेस एडिटिंग नाम की एक जीन एडिटिंग विधि का परीक्षण किया है। सुनने में बड़ा जटिल लगता है। ये थैलेसीमिया आखिर है क्या? देखिए, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है। मतलब ये माता पिता से बच्चों में आता है। ये शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को सीधे सीधे प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन मतलब लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसीज में जो प्रोटीन होता है। हाँ, बिल्कुल, वही प्रोटीन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस बीमारी में होता क्या है कि शरीर कम स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे आरबीसीज की भी कमी हो जाती है। और इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं, है ना? एकदम सही, इसी को एनीमिया कहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके लक्षण थकान, सांस लेने में तकलीफ से लेकर गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकते हैं। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है अभी? पारंपरिक उपचारों में तो नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़ता है और शरीर से अतिरिक्त आयरन को हटाने के लिए चेलेशन थेरेपी करनी पड़ती है। और कोई स्थायी इलाज? इसका एकमात्र संभावित इलाज स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन उसमें तो जोखिम बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा। एक सही डोनर मिलना ही अपने आप में एक चुनौती है। इसीलिए एडेनिन बेस एडिटिंग जैसी नई तकनीकें भविष्य के लिए इतनी बड़ी उम्मीद जगाती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे सरकारी निर्देश पर जो हम सबके मोबाइल ऐप्स को प्रभावित कर सकता है। दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को सिम बाइंडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा उपाय है। इसमें किसी यूजर के मोबाइल डिवाइस को उनके सिम कार्ड से मतलब सुरक्षित रूप से जोड़ा जाता है। अभी ऐसा नहीं होता है क्या? अभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन एप्स पहली बार इंस्टॉल करते समय ही आपके सिम को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद भले ही आप सिम निकाल दे, ऐप वाईफाई पर काम करता रहता है। हाँ, ये तो है। और साइबर अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। वे पुराने या निष्क्रिय भारतीय सिम से जुड़े खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी करते हैं। अच्छा, क्योंकि सिम फोन में नहीं होता तो उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, अपराधी को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नया निर्देश कहता है कि ऐप्स तभी काम करें जब सही सिम कार्ड फोन में मौजूद हो। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और ये कोई नई चीज नहीं है। बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में ये सुरक्षा पहले से ही लागू है। चलिए अब अंतरिक्ष से एक बड़ी खबर है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने पहली बार मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्युतीय गतिविधि का पता लगाया है। तो इस रोवर के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। परसिवियरेंस, जिसे लोग प्यार से परसी भी कहते हैं, नासा के मार्स 2020 मिशन का हिस्सा है। ये 18 फरवरी 2021 को मंगल के जेज़ेरो क्रेटर में उतरा था। हाँ, जेज़ेरो क्रेटर, जो एक प्राचीन नदी का डेल्टा माना जाता है। बिल्कुल। इसका मुख्य काम है प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना और साथ ही पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चट्टान और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करना। और इसने तो वहाँ आवाज भी रिकॉर्ड की थी, है ना? हाँ, ये मंगल पर आवाज रिकॉर्ड करने वाला पहला रोवर है और इसने मॉक्सी नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल करके मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन भी बनाई। और इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था। हाँ, इंजेन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर वो इसके साथ गया था। ये किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान भरने वाला इतिहास का पहला विमान बना। कमाल है। हाँ, वो परसिवेरेंस रोवर के पेट से जुड़कर ही मंगल पर पहुंचा था। अब बात करते हैं रक्षा और आत्मनिर्भरता की। हाल ही में CSIR NAL ने स्वदेशी हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया है। ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसे CSIR NAL बेंगलुरु ने डिजाइन और विकसित किया है। तो ये 2 सीटर विमान है।
हाँ, 2 सीटर है। इसे कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग मतलब सीपीएल की ट्रेनिंग के लिए आदर्श माना जाता है, अच्छा, क्यों? क्योंकि इसकी लागत और ईंधन की खपत दोनों ही बहुत कम है। इसकी कुछ और खासियतें क्या हैं? इसकी कुछ खासियतों में JIPRG कंपोजिट से बना हल्का एयरफ्रेम है, ग्लास कॉकपिट है। ग्लास कॉकपिट वो क्या होता? मतलब पायलट के सामने सुइयों वाले पुराने मीटरों की जगह बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं। अच्छा, और एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी शामिल है, जो हर ऊंचाई पर ईंधन का सही मिश्रण सुनिश्चित करता है। चलिए भारतीय नौसेना की ताकत की बात करते हैं। INS तारगिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया है। जी, INS तारगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास का चौथा जहाज है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाना है। हाँ, बिल्कुल। स्टेल्थ फ्रिगेट्स मतलब जो दुश्मन के राडार की पकड़ में आसानी से ना आए। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके एडवांस्ड हथियार और सेंसर्स हैं। जैसे कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, MRSAM कॉम्प्लेक्स 76 mm की तोप और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए रॉकेट और टॉर्पीडो भी लगे हैं। और इसका प्रोपल्शन सिस्टम? वो भी कुछ खास है शायद। इसका प्रोपल्शन सिस्टम कॉडोग है, कंबाइंड डीजल और गैस। ये इसे उच्च गति और दक्षता दोनों देता है। अब चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की ओर जो काफी चर्चा में है। भारतीय किसान और विशेषज्ञ सरकार से खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रस्तावित विस्तार को अस्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं। तो ये संधि आखिर है क्या? देखिए, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 2001 में खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO द्वारा अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना। इसके तहत एक मल्टीलैटरल सिस्टम या MLS बनाया गया है। MLS? हाँ, ये सिस्टम 64 प्रमुख फसलों के जेनेटिक मटेरियल को देशों के बीच साझा करने की अनुमति देता है। जो भी इस सिस्टम से जेनेटिक मटेरियल लेता है, उसे बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का दावा करने की अनुमति नहीं होती। अच्छा, और उसे इसके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना होता है। इसी संधि के तहत विकासशील देशों के लिए एक बेनिफिट शेयरिंग फंड भी स्थापित किया गया है। अब केरल की अष्टमुडी झील से एक दिलचस्प खबर है। CMFRI की एक पहल से वहां शॉर्ट नेक क्लैम की आबादी में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। हाँ, और ये बहुत अच्छी खबर है। शॉर्ट नेक क्लैम एक तरह का मूल्यवान द्विकपाटी मोलस्क है। ये भारत की पहली मरीन स्टुवर्डशिप काउंसिल यानी MSC द्वारा प्रमाणित मत्स्य पालन है। और ये मुख्य रूप से केरल की अष्टमुडी झील में ही पाया जाता है। जी, वहीं पाया जाता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कुछ गैर देशीय प्रजातियों के आक्रमण के कारण इसकी आबादी में भारी गिरावट आई थी। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है शायद। बहुत ज्यादा। इसका निर्यात वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में होता है। इसके अलावा इसके खोल का उपयोग सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड और निर्माण उद्योग में भी किया जाता है। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2025। इसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये बिल्कुल सही है। ये इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है। ये एशिया के 27 देशों की उनके बाहरी वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता का आकलन करता है। और इसमें अमेरिका और चीन पहले 2 स्थानों पर हैं। हाँ, अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत को आर्थिक क्षमता और भविष्य के संसाधनों के मामले में तीसरा स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक और सैन्य क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है। लेकिन कोई कमजोर पक्ष भी है। हाँ, रक्षा नेटवर्क के मामले में भारत 11वें स्थान पर है, जो इसका सबसे कमजोर पक्ष माना गया है। अब चलते हैं भारत की शानदार विरासत की ओर। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम डेलिम्पिल ने महाराष्ट्र सरकार से एलोरा में कम ज्ञात स्थलों को प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। चलिए, एलोरा की गुफाओं की कुछ खास बातें जानते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। इन्हें 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। और यहाँ एक ही चट्टान को काटकर 34 मठ और मंदिर बनाए गए हैं। हाँ, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बने थे। ये परिसर 3 प्रमुख धर्मों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका सबसे भव्य ढांचा है कैलाशनाथ मंदिर। बिल्कुल, गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर।
यह दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मतलब मोनोलिथिक संरचनाओं में से एक है। इसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। अद्भुत है। अंत में मध्य प्रदेश की एक दुखद घटना के कारण सहरिया जनजाति चर्चा में आई है। ये जनजाति कौन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं? सहरिया जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजीज में से एक है। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंगलों और गांवों में रहते हैं। और उनकी जीवन शैली? वे आमतौर से सहराना नामक एक अलग बस्ती में रहते हैं। वे अपनी पारंपरिक जातीय धर्मों का पालन करते हैं। उनका कोई प्रसिद्ध नृत्य भी है क्या? उनका एक प्रसिद्ध नृत्य सहरिया स्वांग है, जो होली के महीने में किया जाता है। वे मुख्य रूप से वनवासी हैं और वनोपज से अपना जीवन यापन करते हैं, और वो खैर के पेड़ों से कत्था बनाने में विशेष रूप से कुशल होते हैं। तो आज हमने जीन एडिटिंग की नई तकनीक से लेकर मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस रोवर की खोजों तक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से लेकर भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आज की चर्चा से एक सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे तकनीक, चाहे वो सिम बाइंडिंग हो या जीन एडिटिंग, हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे भी विचार करना जरूरी है। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। इस गहन चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले विश्लेषण के साथ। नमस्कार।